नमस्ते। करियर गाइडेंस सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आइए अपने सपनों को साकार करें। कभी सोचा है कि एक बहुत बड़ी पावरफुल कंपनी जो एक पूरे देश पर राज कर रही हो, वो खुद ही दिवालिया होने की कगार पर पहुंच जाए? सुनने में अजीब लगता है ना। आज हम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की इसी दिलचस्प कहानी में उतरेंगे। ये वो मोड़ था जब ब्रिटिश सरकार ने पहली बार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पर नकेल कसने की कोशिश की। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, एक कंपनी जो बंगाल जैसे अमीर सूबे पर हुकूमत कर रही है, वो आखिर कंगाल कैसे हो सकती है? और इसी सवाल ने, इसी विरोधाभास ने रेगुलेटिंग एक्ट को जन्म दिया। चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। देखिए, इस एक्ट के आने से पहले बंगाल में हालात बहुत खराब थे। पूरी तरह से अफरा तफरी का माहौल था। ईस्ट इंडिया कंपनी जिसे शासन करना था, वो असल में लालच और भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी। और इसका नतीजा, एक बदहाल देश और कंगाली की दहलीज पर खड़ी खुद वो कंपनी। और इस सारी गड़बड़ी की जड़ में थी दोहरी शासन प्रणाली। इसे रॉबर्ट क्लाइव ने बक्सर की लड़ाई के बाद लागू किया था। ये एक ऐसी व्यवस्था थी जिसे बड़ी चालाकी से बनाया गया था ताकि ताकत को जिम्मेदारी से बिल्कुल अलग रखा जा सके। और जाहिर है, इसके नतीजे विनाशकारी ही होने थे। इसको जरा आसान भाषा में समझते हैं। कंपनी के पास सारा पैसा और टैक्स वसूलने का अधिकार था, यानी दीवानी अधिकार। और दूसरी तरफ जो वहां के शासक थे नवाब, उनके पास शासन, पुलिस और न्याय की पूरी जिम्मेदारी थी, यानी निजामत अधिकार। लेकिन मजे की बात ये थी कि नवाब के पास इन सब कामों को करने के लिए कोई पैसा ही नहीं था। मतलब सारी ताकत और पैसा एक के पास और सारी जिम्मेदारी दूसरे के पास। ये तो तबाही का एक पक्का नुस्खा था। और इसका नतीजा बहुत ही भयानक था। एक तरफ कंपनी के कर्मचारी अपनी जेबें भर रहे थे और अमीर हो रहे थे, तो दूसरी तरफ बंगाल एक भयानक अकाल से गुजर रहा था। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से खत्म हो चुका था। और हद तो तब हो गई जब 1772 में कंपनी खुद लगभग दिवालिया हो गई। उसे ब्रिटिश सरकार के सामने 10 लाख पाउंड के बड़े कर्ज के लिए हाथ फैलाना पड़ा। अब जाहिर है, लंदन में बैठे लोगों के लिए ये खतरे की घंटी थी। एक कंपनी जो एक साम्राज्य चला रही थी, वो कंगाली में थी। ब्रिटिश सरकार को समझ आ गया कि अब दखल देना ही होगा। और ये एक ऐतिहासिक मोड़ था। पहली बार ब्रिटिश संसद ने कंपनी के मामलों को सीधे अपने हाथ में लेने का फैसला किया। और उनका जवाब था ये एक्ट। इसका ऑफिशियल नाम ही इतना लंबा चौड़ा है कि इसका इरादा साफ हो जाता है। कंपनी के राज में एक सिस्टम और कंट्रोल लाना। ये भारत पर ब्रिटिश संसद के कंट्रोल की तरफ पहला कदम था। तो सरकार ने इस पूरी अफरा तफरी का हल क्या निकाला? एक शब्द में कहें तो सेंट्रलाइजेशन। उन्होंने सोचा कि भारत में व्यवस्था बनाने के लिए एक मजबूत अकेली अथॉरिटी की जरूरत है। और इसी सोच के साथ एक बिल्कुल नए और ताकतवर पद को बनाया गया। तो ये थी वो नई पावर स्ट्रक्चर। बंगाल के गवर्नर को प्रमोट करके बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और वॉरेन हेस्टिंग्स इस पद पर बैठने वाले पहले व्यक्ति बने। लेकिन उनकी ताकत पर लगाम कसने के लिए 4 सदस्यों की एक काउंसिल भी बनाई गई। और ब्रिटिश कानून को लागू करने के लिए कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट भी बनाया गया। मतलब एक तरह से चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम बनाने की कोशिश की गई। और ये जो 1773 में गवर्नर जनरल का पद बनाया गया, ये तो बस शुरुआत थी। ये ब्रिटिश सत्ता को पूरी तरह से सेंट्रलाइज करने की तरफ पहला कदम था। यही सफर आगे चलकर भारत के वायसराय के पद तक पहुंचा। एक ऐसा पद जिसके पास लगभग बेहिसाब ताकत थी। लेकिन क्या ये समाधान वाकई काम आया? असल में इस एक्ट ने जितनी समस्याओं को सुलझाया नहीं, उससे कहीं ज्यादा नई समस्याएं पैदा कर दी। असल में ये एक्ट अपने आप में ही कई खामियों से भरा हुआ था। सबसे बड़ी बात, गवर्नर जनरल के पास अपनी ही काउंसिल के फैसलों को खारिज करने की कोई वीटो पावर नहीं थी। मतलब काउंसिल उसे ओवररूल कर सकती थी। फिर किसी को ठीक से ये पता ही नहीं था कि काउंसिल की ताकत कहाँ खत्म होती है और नए सुप्रीम कोर्ट की कहाँ से शुरू होती है। नतीजा, पावर को लेकर लगातार झगड़े और भ्रष्टाचार। वो तो जैसे चल रहा था वैसे ही चलता रहा। ये जो अंदरूनी लड़ाइयाँ थीं, खास तौर पर वॉरेन हेस्टिंग्स और उनकी काउंसिल के बीच, इन्होंने बंगाल की सरकार को एक तरह से पैरालाइज कर दिया। वो शासन चलाने के बजाय एक दूसरे से ही लड़ते रह गए। मतलब जिस सुधार के इरादे से ये एक्ट बना था, वो इरादा आपसी खींचतान में ही खो गया। तो फिर इस एक्ट को कैसे याद रखा जाए? देखिए, अपनी तमाम कमियों के बावजूद ये कानून भारतीय इतिहास में एक वाटरशेड मूवमेंट था।
एक ऐसा मोड़ जिसने भारत में ब्रिटिश शासन की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। तो फिर इस अधूरे से कानून की असली विरासत क्या थी? देखिए, इसने भारत में एक सेंट्रलाइज्ड ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की नींव रखी। ये वो पल था जब ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी से साफ-साफ कह दिया, तुम सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी नहीं हो, अब तुम हमारी सरकार का हिस्सा हो और तुम्हारी जवाबदेही हमारी तरफ है। ये ब्रिटिश राज की तरफ बढ़ाया गया पहला और शायद सबसे जरूरी कदम था। और यहीं पर हम उस सबसे बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भ्रष्टाचार को खत्म करने की एक ईमानदार कोशिश थी, या फिर ये भारत पर पूरी तरह से कब्जा करने की एक सोची समझी योजना का पहला कदम था? इसका जवाब जो भी हो, उसने इतिहास की दिशा तय कर दी। इस पर सोचिएगा जरूर।